वो देवताओं की चहेती थी। पुर इसरार सरगोशियां उसकी रहनुमा थी। उसकी आंखों में मौत की कड़कती बिजलियां पोशीदा थी। वो इंतकाम की आग में जल रही थी। उसके हाथ में जिंदगी की लकीर थी और ना मौत की। वो सांप से भी ज्यादा जहरीली थी। अपने दुश्मन की कटी हुई गर्दन देखना चाहती थी। पुर इसरार और शैतानी कुव्वतें उसकी राह में हायल थीं। पुर इसरार कुव्वतों की मालिक एक दो शीदा की हंगामों भरी दास्ताने अजीब दीद बान। चमत्कार दे बड़े महाराज, चंपा उसके कदमों में गिर गई और मेरे पैरों को अपनी जीभ से चाट फिर। और चंद्रमोहन का जमला पूरा होने से पहले ही चंपा उसके पैर चाटने लगी और वह मंदिर बड़ा करीब था। और अगर मेरे लिए आंखें बंद कर लेना मुमकिन होता तो मैं ऐसा ज़रूर करती। चंपा उस वक़्त मुझे कोई कुतिया मालूम हो रही थी। और फिर चंद्रमोहन ने झुक कर उसके सर पर हाथ रख दिया और मेरे बड़े महाराज, मेरे देवता, और चंपा उसके कदमों में लौटने लगी। उठिए ले, और बड़े महाराज ने सुई उसकी तरफ बढ़ा दी। अपनी हसरत निकाल ले और फिर तुझे जो आदेश दिया जाए उसका पालन करना। चंपा उठकर खड़ी हो गई और सुई उसने ले ली थी और मिट्टी का पुतला पहले ही से उसके पास था। बड़े महाराज, मेरी एक प्रार्थना और मान ले। चंपा के लहजे में इल्तिजा थी। मामला की ये विषय ख़त्म कर दें, मैं उसकी चीखें सुनना चाहती हूँ। उसे मैंने सजा दी थी, लेकिन तू कहती है तो तेरी प्रार्थना कर लेता हूँ। तेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेता हूँ और इस कारण के तू भी उसे सज़ा दे सके। और बड़े महाराज ने यह कहकर कोई अमल पढ़ना शुरू किया और फिर दोनों हाथ मेरी तरफ उठाकर उन्हें मखसूस अंदाज में हिलाया और उसी के साथ मेरी कैफियत बदल गई। मेरे जिस्म को झटका सा लगा और मैं पलकें झपकने लगी। सबसे पहले मैंने अपनी आंखें साफ की और जो मंजर पहले दुदलाया हुआ सा था वाज़ेह हो गया। मामला देख लिया तूने अपनी बदजुबानी का नतीजा। और चंद्रमोहन मुझसे मुखातब हुआ, और मैं अगर सही समय पर यहाँ ना आ जाता तो चंपा जाने तेरा क्या हाल करती। बोल, अब करेगी बदजुबानी। और अचानक मुझे ख्याल आया कि सांपों ने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अमल किया था और मेरे जिस्म से लिपटने की बजाय अब मुझसे दूर रहकर मेरी हिफाजत कर रहे थे। और क्या ये मुमकिन नहीं कि वह मेरी ख्वाहिश पर चंपा या चंद्रमोहन पर हमला कर दें। और दूसरे ही लम्हे मैंने सांपों की फुंकार सुनी। चंद्रमोहन तो चंपा से ज़रा पीछे खड़ा था, अलबत्ता चंपा मुझे अजियत में मुब्तला करने कुछ आगे बढ़ आई थी। सांपों की फुंकार सुनते ही चंद्रमोहन को मैंने चौंकते देखा, मगर चंपा मिट्टी के पुतले के एक हिस्से में सुई उतार रही थी और वो गाफिल रही। उसने आधी से ज़्यादा सुई पुतले की एक रान में उतार दी और फिर सुई को इधर उधर हिलाने लगी थी और तकलीफ़ के सबब मैं चीख उठी और उसी लम्हे चंद्रमोहन नज़रों से उजल हो गया। उसने यकीनन खतरे की बू सूंघ ली और उस वक़्त तक दो सांप फुंकारे मारते हुए चंपा के करीब पहुंच गए थे। चंपा मेरी चीख सुनकर ज़ोर से हंस पड़ी। चंपा, चंपा, सांपों से बच। और कमरा बड़े महाराज की तेज आवाज़ों से गूंज उठा और वो खुद बच जाने के बाद अब अपनी दस्ते रास्त को बचाना चाहता था, मगर देर हो गई। चंपा ने फटी फटी आंखों से दो सांपों को अपने जिस्म पर तेजी के साथ चढ़ते देखा और चीखने लगी और उसके हाथ से पुतला और सुई दोनों गिर गए। बड़े महाराज, मेरी सहायता करें। और चंपा गला फाड़ कर चीखी, वो बुज़दिल तेरी मदद क्या करेगा, वो तो खुद यहाँ से डर कर भागा है। और मैं ये कहकर हंसने लगी और दोनों सांप चंपा के गले से लिपट गए थे और चंपा की आंखें उबली पड़ी रही थीं। सांपों की गिरफ्त शायद उसकी गर्दन पर सख्त होती जा रही थी, क्योंकि उसकी चीखें अब दम छोड़ चुकी थीं और दोनों सांप फन गाड़े उसके चेहरे पर लहलहा रहे थे। और फिर मैंने चंपा की ज़ुबान बाहर निकलते देखी और उसके कदम अब डगमगाने लगे थे। मामला, एक बार फिर बड़े महाराज की आवाज़ कमरे में गूंजी, और अगर तेरे वार से चंपा मर गई तो भगवान की सौगंध, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उस वक़्त बड़े महाराज चंद्रमोहन की धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पल्ला भारी था और चंद्रमोहन अगर मेरा कुछ बिगाड़ पाता तो वहाँ से फरार ही क्यों होता। और मैं तो एक अजीब सी लज्जत और सरशारी महसूस कर रही थी। वो लानती औरत चंपा मेरे सामने मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला थी, जिसने मुझे जलील और रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक
बड़े महाराज और चंपा पर सांपों ने हमला कर दिया था और चंद्र मोहन तो चौकन्ना था, इसलिए फरार हो गया। मगर चंपा बेखबर थी और वह मुझे अजियत में देखकर खुश हो रही थी और 2 सांपों ने उसकी गर्दन दबोच ली थी और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सांपों का अमल करना इस बात का वाज़ेह सबूत था कि नेकी की कुव्वतें मेरी मदद कर रही थीं, वरना तो ये नामुमकिन सी बात थी और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चंपा का सांस यकीनन सांपों की गिरफ्त में घुट रहा था और किसी भी लम्हे वो ज़मीन पर गिर सकती थी। मैं इसी इंतज़ार में थी कि अचानक तेज़ सनसनाहट सी हुई और फिर कमरे में बीन बजने की मशहूर कुन आवाज़ गूंजने लगी और चंपा की गर्दन से जो 2 सांप लिपटे हुए थे वो अपना बल खोलकर तेज़ी के साथ बीन की सहर अंगेज आवाज़ की तरफ लपके और चंपा का जिस्म ज़मीन पर ढेर हो गया और मैं इससे लाइलम थी कि वो जिंदा थी या मर गई और उसका जिस्म कतई बेहिस्सो हरकत ज़मीन पर पड़ा था। और मुझे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि बड़े महाराज चंद्र मोहन की पुरअसरार शैतानी कुव्वतों ने मेरी बसात उलट दी और अब मेरे मुहाफ़िज़ सांप भी कमरे से जा चुके थे और मेरे गिर्द हिफाजती इसार भी नहीं था और मैं गोया बेसुपर थी। और ऐसे में चंद्र मोहन चाहता तो मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठा सकता था और मुझे अगर कुछ इत्मीनान था तो ये कि चंद्र मोहन उस वक़्त दिफाही जंग में मसरूफ़ था और वह अपनी दस्ते रास्त चंपा की जान बचाने में मसरूफ़ था। और मैं अभी ये सोच ही रही थी कि कमरे में अचानक गाढ़ा गाढ़ा सा धुआं भर गया और मालूम नहीं वो कैसा धुआं था कि मेरा सर चकराने लगा और मुझे हर शय घूमती हुई महसूस हुई और मेरा आखिरी एहसास ये था कि मैं होशो हवास खोती जा रही हूँ और मैं बेसुध होकर मसहरी पर गिर पड़ी। दोबारा मुझे होश आया तो मेरी समाज से सांपों की फुंकार टकराई और उसी के साथ मैंने बड़े महाराज को अपनी मसहरी से उठकर भागते देखा और सांप मसहरी पर चढ़ आए थे और वो शायद चंद्र मोहन पर हमला करने ही वाले थे कि चंद्र मोहन भाग उठा। अय्यार चंद्र मोहन यकीनन बेहोशी के दौरान मुझ पर मुजरमाना हमला करने वाला था और वो शायद मेरे होश में आने का ख़तरा मोल लेना भी नहीं चाहता था और जिस वक़्त वो मेरे करीब आया होगा उस वक़्त सांप मौजूद नहीं होंगे और मैं ये भी समझ गई और सांपों के फिर लौट कर आने से मेरी हिम्मत बढ़ गई, वरना तो बेहोश होने से पहले मैं इस गलतफहमी में मुब्तला थी कि मेरे वो मुहाफ़िज़ मुझे छोड़कर जा चुके हैं। चंद्र मोहन ने वक्ती तौर पर उन्हें मशहूर करके मुझसे जुदा कर दिया, मगर ये जुदाई दायमी नहीं थी। सांप अब मेरे जिस्म से लिपट कर गोया अजहार अकीदत कर रहे थे। अच्छा, अब तो मसहरी से नीचे उतर कर पहरा दो। और मेरे मुंह से बस बेअख्तियार ये अल्फाज निकल गए और उसमें मेरे इरादे को दखल नहीं था और मैं दरअसल कपड़े पहनना चाहती थी और मैं उनके सरों पर हाथ फेर रही थी और चंद ही लम्हे बाद ये देखकर हैरान रह गई कि सांप मेरे हुक्म की तामील में मसहरी से उतर गए और उन्होंने पहले ही की तरह चारों तरफ से मेरी मसहरी को घेर लिया और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि अब मैं उन्हें ज़ुबानी भी कोई हुक्म दे सकती थी। फिर मैंने कपड़े पहनने में देर नहीं की और अब मैं ये सोच रही थी कि मेरी दुश्मन जा चंपा पर क्या गुजरी और वह ज़िंदा भी थी या नहीं, मगर वहाँ मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था और मालूम नहीं राधा और कविता कहाँ थी और अब तक मेरा जिस्म माजूरी की हद तक नकाहत में मुब्तला था और मुझे इस अजाब से निजात मिल सकी थी। चंद्र मोहन ने यकीनन ये अजाब मुझ पर इसलिए मुसल्लत किया कि मैं उसके आशर्म से फ़रार होने की जद्दोजहद ना कर सकूं और मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि किसी के कदमों की चाप ने मुझे चौंका दिया और कमरे में दाखिल होने वाली कविता थी। आओ कविता, और मैंने ख्याल के तहत उसे आवाज़ दी और उठकर बैठ गई और मुझे उसके चेहरे पर फ़िक्रमंदी के आसार नज़र आए और उसी के साथ वो कुछ खौफज़दा भी दिखाई दी। वो मसहरी की तरफ बढ़ते बढ़ते ठटक कर रुक गई और उसकी नज़रें सांपों पर जमी हुई थीं। मैं समझ गई कि वह सांपों की वहाँ मौजूदगी से खौफज़दा है और इसी ख्याल से मैंने उसे तसल्ली दी, इनसे ना डरो कविता, ये तुम पर हमला नहीं करेंगे। तुम अगर चाहो तो मेरे करीब भी आ सकती हो और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। और फिर मैं सामने मौजूद सांपों की तरफ देख कर बोली, कविता को रास्ता दे दो कि ये मेरे पास आ सके। और दोनों सांप मेरे हुक्म की तामील में दाएँ बाएँ हट गए और कविता हैरत से सांपों की तरफ देखते हुए बोली, राजकुमारी, नाग देवता के आपके आदेश को समझ लेते हैं और तुमने देखा नहीं कि इन्होंने मेरे कहने पर तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दिया, परंतु मैं आपके पास नहीं आऊँगी।
बड़े महाराज ने इससे मना किया है। और कविता ने कहा, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं नाग देवता के इन हरकारों की तरफ से भी चौकन्ना रहूं। ये किसी भी बल हमला कर सकते हैं, और चंपा जी पर भी तो इन्होंने ही हमला कर दिया था ना। तुम्हारा मामला चंपा से मुख्तलिफ है। चंपा पर उन्होंने इसलिए हमला किया था कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और तुम तो मुझसे प्यार करती हो, है ना कविता? जी जी राजकुमारी जी, और भगवान जाने क्यों मैं अब आपको चाहने लगी हूँ, और इस समय भी इसी कारण इधर आई थी कि एक नज़र आपको देख लूँ, और मेरा मन बेअक्ल हो रहा था। उसी समय से जब मैंने आपकी चीख सुनी थी, मगर बड़े महाराज ने उधर आने को मना कर दिया था, सो मैं पहले नहीं आई। चंपा का क्या हाल है? मैंने वो सवाल कर ही दिया जिसके लिए उसे आवाज़ दी थी। बहुत बुरा हाल है राजकुमारी जी, कविता बोली। चंपा को बड़े महाराज अपने सूपन गिरा में लिए ले गए हैं, और मैंने तभी सांस लिया तो वो कमीनी जिंदा बच गई। चंपा जी तो बड़ी सदा नेक सरदश्त हैं, और वो नेक नहीं, बड़ी नाबकार है। तुम उसे नहीं जानती कविता, और आपसे उनकी क्या शुरुता है, यानी दुश्मनी है। तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगी भोली लड़की। और मैंने उसे टाल दिया और फिर पूछा, कविता क्या यहाँ चाय नहीं मिल सकती? और ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि जब से वहाँ आई थी एक मर्तबा भी चाय पीने को नहीं मिली थी, हालांकि मुझे चाय पीने की आदत थी। क्यों नहीं राजकुमारी जी, आपने पहले कहा होता। अच्छा तो अब कह रही हूँ, जाओ मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर ले आओ। कविता चली गई और फिर उसी वक्त लौटी जब चाय का गिलास उसके हाथ में था, और शीशे के गिलास में मुझे चाय देखकर अजीब सा लगा, और वहाँ शायद चाय की प्यालियाँ नहीं थी। कविता चाय का गिलास मेरे करीब आकर मुझे देते हुए झिझकने लगी। आओ ना, देखो तुम्हें आते देखकर सांप भी रास्ते से हट गए। और मैंने कविता को नरमी से मुखातब किया, और कविता झिझकते हुए मेरे करीब आ गई, और मैंने उसके हाथ से चाय का गिलास ले लिया और फिर अपने करीब मसहरी पर बिठा लिया। उसके चेहरे से हैरत झलक रही थी, और मैंने हैरत की वजह पूछी तो वह कहने लगी, राजकुमारी जी, मुझसे तो बड़े महाराज ने कहा था कि मैं अगर आपके करीब गई तो जल जाऊंगी। उसके लहजे में बड़ा भूलपन था। और फिर तो मेरे कहने पर करीब क्यों आ गई? और मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इसलिए कि मुझे विश्वास था कि आप भी राजकुमारी जी मुझसे प्रेम करती हैं, और जिससे कोई प्रेम करता है उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। और कविता की मासूम बातें मुझे अच्छी लग रही थीं, और मुझे ये सोचकर रंज सा होने लगा कि वो भोली भाली लड़की एक अय्यार और शैतान सिफत शख्स चंद्र मोहन की हवस का निशाना बनती थी, और मुझसे कविता ने खुद इसका एतराफ़ किया था। एक ख्याल के तहत मैंने उसे दरियाफ़त किया, कविता तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ राजकुमारी जी, उसने हैरान होकर मालूम किया। जहाँ भी मैं ले जाऊँ, मैंने गोल मोल जवाब दिया। मगर मैं यहाँ किस तरह जा सकती हूँ राजकुमारी जी? क्यों नहीं जा सकती? इसलिए राजकुमारी जी कि मैं बड़े महाराज को छोड़ के अपना धर्म नष्ट नहीं कर सकती, और मुझे तो बड़े महाराज के लिए ही पाला गया है, और मैं जवान हो कि उनकी सेवा करूं। और कविता की बात सुनकर मैं हैरतज़दा रह गई। उसके जहन में बचपन ही से गलत तस्वुरात बिठा दिए गए, और मैं उसे समझाने लगी कि किसी शख्स की गुलामी कोई मज़हब नहीं सिखाता। धर्म के नाम पर चंद्र मोहन तुम्हें अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उसे छोड़कर भी तुम्हारा धर्म कायम रहेगा। जैसे जैसे मैं उसे उसकी मज़हब की मिसालें देकर समझाती रही, और मेरी बातें उस पर असर करती रहीं। आपकी बातें मेरे मन को लगती हैं राजकुमारी जी, कविता ने कुछ देर बाद एतराफ़ कर ही लिया, और फिर अपने खौफ का इजहार करने लगी। लेकिन अगर बड़े महाराज को पता चल गया कि मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ जाने पर राज़ी हूँ तो फिर क्या होगा? और उसने मेरा क्या बिगाड़ लिया है जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेगा? मैंने बेखौफी के साथ कह दिया। आपकी बात और है राजकुमारी जी, आप में बड़े महाराज से टकराने की शक्ति है, और फिर ये कि हम उस आश्रम से निकलेंगे कैसे? उसकी आवाज़ धीमी हो गई। क्यों, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्यों नहीं, पर उस रास्ते पर। और वह कुछ कहते कहते चुप हो गई। हाँ कहो, क्या है उस रास्ते में? मैंने उसे खामोश देखकर बोलने की तरगीब दी। आप शायद राजकुमारी जी वहाँ से निकल जाएं, और तुम क्यों नहीं निकल सकती? इसलिए कि मैं आपकी तरह नाग देवता की चहेती नहीं हूँ। और तुम साफ साफ बात करो, बिल्कुल बेला झिझक बता दो कि जो भी तुम्हारे दिल में है। और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि खिलाफे तवक्का उम्मीद की एक किरण अंधेरे में मुझे नजर आ गई। यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते पर नाग देवता का पहरा है, और मैंने सुना है कि एक बार किसी दासी ने
बड़े महाराज की इजाज़त के बगैर यहाँ से फरार होना चाहा था तो नाग देवता ने उसे डस लिया और उसी समय उस दासी के शरीर का सारा मांस गोश्त पानी बनकर बह गया और गवीता की आवाज़ कांप गई। और दिन के बड़े समय बड़े महाराज का खास चेला गोपाल तलशूर लिए पहरा देता है और तुम मेरे साथ होगी कविता तो नाग देवता तुम्हें भी नहीं रोकेगा। और मैंने उसे यकीन दिलाया। गोपाल की परवाह इसलिए नहीं करो कि हम रात के वक्त फरार होंगे। और मज़ीद कुछ देर गुफ्तगू के बाद मैंने उसे भोली भाली लड़की को शीशे में उतार ही लिया और उसने मुझसे वादा कर लिया था कि रात को 12 बजे के बाद वो मेरे पास आ जाएगी। अब तुम जाओ कविता, और कहीं कोई तुम्हें मेरे कमरे में ज़्यादा देर देखकर किसी शक में ना पड़ जाए, मैंने कहा। और उस वक़्त तक मैं चाय पी चुकी थी और गाल खाली गिलास मैंने उसे दे दिया। कविता उठकर खड़ी हुई और फिर चलते चलते उसे जाने क्या सूझा कि वह झुकी और मुझे चूम लिया और उसके उभरे उभरे गुदाद होंठों में बड़ी हरारत थी और मेरे सारे जिस्म में बरकी लहर सी दौड़ गई और मेरा जी चाहा कि जवाबन मैं भी उसे चूम लूं, मगर उस वक़्त तक वो आगे बढ़ चुकी थी और सांप अपनी जगह वापस आ गए। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और फिर बाहर चली गई। अजीब लड़की थी वो भी, और मैंने भी उसके दिल में उसके लिए नरम गोशा महसूस किया। और उसी वक्त मुझे अपनी एक गलती का ख्याल आ गया। हर चंद के कविता ने मेरे साथ फरार होने का वादा किया था, फिर भी बतौर एहतियात उससे राह फरार के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल कर लेना चाहिए थी। मगर ज़ाहिर है कि अब कुछ नहीं हो सकता था और कविता जा चुकी थी और ये ज़रूरी नहीं कि रात होने से पहले एक बार फिर खिलवत का मौका मिल जाता। कविता चली गई तो मैंने सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि मुझे अपनी हिफाजत की कोई फिक्र न थी। मेरी हिफाजत करने वाले सांप किसी को मेरे करीब ना आने देते और मेरी कोशिश रायगां नहीं गई और मैं सो गई। और जाने कितनी देर तक सोए रहने के बाद मेरी आंख बीन बजने की आवाज़ से खुली और मैं एकदम उछल कर बैठ गई और फ़ौरन ही मुझे ख़तरे का एहसास हो गया। अपने मुहाफ़िज़ सांपों को मैंने तेज़ी के साथ कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते देखा और दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। हालांकि मैंने किसी को दरवाज़ा बंद करते नहीं देखा था और अभी मैं सोच ही रही थी कि ये क्या हुआ और बड़े महाराज चंद्र मोहन के कहके से कमरा गूंज उठा और फिर वह ज़ाहिर हो गया और उसे मैंने मसहरी के करीब खड़े देखा। नाग देवता के हरकारे अब इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकते। मामला और बहुत दिन सब्र कर लिया मैंने और अब मुझसे सब्र नहीं होता। बड़े महाराज ने मेरी तरफ अपनी नदीदी नज़रें उठाईं और मैं उसकी तरफ से पूरी तरह चौकन्ना थी। यही वजह थी कि मैं उससे नज़रें नहीं मिला रही थी ताकि वो मुझे अपने शहर में गिरफ्तार ना कर ले। तू इस तरह नज़रें झुकाई क्यों बैठी है? नज़रें उठा मामला। और उसने मुझे फिर मुखातब किया। और अभी तक शर्मा रही है और शर्माने के लम्हे तो अभी आए भी नहीं और कभी आएंगी भी नहीं। मैंने नज़रें उठाए बगैर सख्त लहजे में बोली, क्यों? क्या अब भी तुझे किसी पर मान है? बोल, अब कौन तुझे मुझसे बचाने आएगा? और वह यह कहता हुआ आगे बढ़ा और मेरे करीब बैठते ही मेरी कलाई पकड़ ली और मैं उसे ज़ोर आजमाई करने लगी और वह हंसता रहा और मुझे उससे अपनी कलाई छुड़ाने में कामयाबी नहीं हुई और उसकी वजह मेरी जिस्मानी नकाहत थी। चंद्र मोहन ने तेरी कलाई पकड़ी है, किसी और ने नहीं। छोड़ दे मुझे। और मैं गुस्से में चीख उठी, छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा तुझे। और वह धीरे से हंसा और फिर मैंने उसके जिस्म में अपना जहर उतारने के लिए मुंह आगे बढ़ाया ही था कि उसने एक हाथ से मेरे सर के बाल पकड़ लिए। नहीं मेरी जान, मेरे ऊपर तेरा वाये वार नहीं चलेगा। मुझे मालूम है कि तेरा कांटा पानी नहीं मांगता। और क्या तू भूल गई कि मेरे एक चेले शब्बू को भी तूने इसी तरह मारा था और मेरे ही आश्रम का तो वाक़या था वो। और तेरे अंदर जो जहर भरा है उसे भी मैं एक दिन अमृत बना दूंगा और फिर तू जितना चाहे मेरे जिस्म में दांत गाड़ लेना, पर अभी नहीं। उसी लम्हे मेरी निगाह सामने रोशनदान की तरफ उठ गई और मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। अगर चंद्र मोहन मेरे सर के बाल पकड़कर चेहरा उधर ना कर देता तो अपने उन मुहाफ़िज़ को ना देख पाती जो रोशनदान से कमरे में दाखिल हो रहे थे। और मैं तेरे मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ, चंद्र मोहन पुरसकून आवाज़ में बोला। और अब तक वो अपनी तरफ से बढ़ने वाले खतरे से बेखबर था। और फिर उसने मेरे सरहाने रखे हुए तकिए का गिलाफ उतार लिया। एक हाथ से वो अब भी मेरे सर के बाल पकड़े हुए था और मेरे मुंह पर गिलाफ बांधने के लिए उसने जैसे ही मेरे सर के बाल छोड़े और मैं उठकर भागी और उसने पीछे से फिर मेरे सर के लंबे बाल अपने हाथ में गिरफ्त में ले लिए और मुझे उस वक़्त तक खुद को
चंद्रमोहन से बचाना था जब तक रोशनदान से सांप नीचे ना उतर आते। और उसने बाल अपनी तरफ खींचे और मैं फिर उसके करीब पहुंच गई। और उसी वक्त धप की आवाज़ हुई और चंद्रमोहन उछल पड़ा और उसने आवाज़ की सिमत पलट कर देखा और मुझे छोड़कर वो उठ खड़ा हुआ। जय दुर्गा माई। और चंद्रमोहन ने अपने तरफ बढ़ने वाले एक सांप की तरफ दोनों हाथ उठाकर नारा मारा। दूसरे ही लम्हे कमरे में बिजली का एक कूंदा सा लमका और मैंने सांप को तड़प कर साकत होते और फिर जलते देखा। और इस दौरान में दूसरा सांप ऊपर से गिरा और फिर तो यक्के बाद देगरे सांपों ने जैसे जलगार कर दी। और चंद्रमोहन के चेहरे पर मैंने घबराहट देखी। और मुझे चमत्कार देना नाग देवता कि तुम्हारे एक हरकारा मेरे हाथों मारा गया, और अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार डालता। और इन अल्फाज के साथ ही चंद्रमोहन कमरे से गायब हो गया। मैं एक मरतबा फिर उस हवसकार मुजरमाना हमले से बच गई और गुज़श्ता रोज़ से ये उसकी तीसरी कोशिश थी। और वह अपनी तमाम तार शैतानी कुव्वतों के बावजूद अब तक पूरी तरह मुझ पर काबू नहीं पा सका था। और फिर मुझे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और सांप उस वक्त तक मेरी मुसहरी के करीब पहुंच गए थे और उनकी तादाद अब 7 रह गई थी। और उनमें से कोई न कोई अपने साथी से बिछड़ गया था। और ये सोचकर मुझे रंज हुआ। एक बेजुबान ने मेरी खातर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मेरे और चंद्रमोहन के दरमियान जोर आजमाई के सबब बिस्तर की चादर बेतरतीब हो गई थी और मैंने उठकर उसे दुरुस्त किया और फिर तकिए पर गिलाफ भी चढ़ा दिया। अब शाम हो चुकी थी और कमरे में अंधेरा फैलने लगा, मगर मैंने बत्ती नहीं जलाई। और कुछ देर बाद उदेन उमरदासी सीता कमरे में आई और बत्ती जलाकर चली गई। रात को खाने के बाद भी मैंने चाय तलब की और फिर चाय पीकर चहलकदमी की खातर राहदारी में निकल आई। और सांपों को मैंने कमरे में ही रहने का इशारा कर दिया और मैं उनके लिए दूध मंगवा लिया था। और वो उस वक्त तक खुले मुंह के एक बर्तन में दूध पी रहे थे और राधा मेरे खाने के बर्तन उठाकर जा चुकी थी। कमरे में सिर्फ कविता थी और जो सांपों का दूध पीने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो बर्तन भी उठाकर ले जा सके। और मैंने उसे आवाज़ देकर बाहर बुला लिया। इस मौके से फ़ायदा उठाकर मैं उससे राह फरार के बारे में मालूम करना चाहती थी। मैं तो आपके साथ हूँ राजकुमारी जी, फिर आप रास्ता किस लिए पूछ रही हैं? मेरे सवाल के जवाब में कहने लगी, मुझे भी मालूम हो जाए तो अच्छा है ना। मैंने कहा, और बाग में से होकर हम इमारत के सदर दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, कविता ने बताया। और बाग का रास्ता किधर है? मैंने दराफत किया। ये राहदारी आगे जाकर दाएं जन्म मुड़ जाती है और वहीं आशनान गिरा है और वही कमरा जिसमें हौज है, आप जा तो चुकी हैं उधर। और आशनान गिरा के बिल्कुल सामने ही बाग में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और इधर उधर मुड़े बगैर सीधे चलें तो इमारत के सदर दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, जिस पर नाग देवता का पहरा रहता है। और कविता धीमी आवाज़ में मेरे साथ साथ चलते हुए बताने लगी, चलो आशनान गिरा तक चलकर बाग में जाने का रास्ता देखते हैं। और मैंने उसी तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, अभी क्या करना है उधर जाकर? और मैं इसलिए इधर जाना चाहती थी कि पहले राहदारी का जायज़ा लेते हुए मुझे बाग में जाने का वो रास्ता नज़र नहीं आया था और कविता जिसका जिक्र कर रही थी। तुम चलो तो सही। और मैंने कविता की बात का जवाब दिया। वो राज़ी हो गई और ज़रा ही देर में हम उस कमरे तक पहुंच गए जिसे कविता ने आशनान गिरा कहा था। और कमरा के सामने वाकई रास्ता नज़र आ रहा था। राहदारी में तो रोशनी थी मगर बाग के अंदर तारीकी फैली हुई थी। और मैं अपने साथ कविता को लिए दाएं जन्म मौजूदा सीढ़ियों से उतरकर बाग में पहुंच गई। और बाग खुशबू से महक रहा था और रात की रानी के फूलों की खुशबू सब पर हावी थी। नकाहत के बावजूद मैं दानिस्ता रास्ते को अपने ज़हन में महफूज रखने की गरज से उधर आई थी। अब वापस चलिए राजकुमारी जी, कविता आगे बढ़ते हुए मुझसे मुखातब हुई। चलते हैं, अभी वापस चलते हैं। और मैं एक नज़र सदर दरवाजे को तो देख लूँ, मगर इस अंधेरे में क्या नज़र आएगा आपको? और फिर जब हम यहाँ से आधी रात गुजर जाने के बाद चलेंगे तो क्या होगा? और मैंने कविता से पूछा। मेरे पास छोटी सी एक टार्च है, वो ले आऊँगी, कविता ने जवाब दिया। और मैं मुतमिन हो गई। ठीक है, और फिर वापस चलते हैं, मैं बोली। और मुड़कर मैंने वापसी के लिए कदम उठाए ही थे कि अकब से अचानक किसी ने मुझे दबोच लिया। तू वापस जा कविता, और राजकुमारी को मैं उसके कमरे तक पहुंचा दूंगा। एक भारी आशना आवाज़ उभरी। बड़े महाराज और कविता की लरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो चंद्रमोहन ही था जो मुझे अपने गिरफ्त में लिए दाईं जन्म मुड़ा और मैं उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचलने लगी। और अपने साथ मुहाफ़िज़ सांपों को ना लाकर यकीनन मैंने गलती की थी।
और उन्हें मैंने कमरे में ही रहने का इशारा किया था। इसका मतलब ये था कि वह मेरी मदद करने वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, और मैंने पहले ही देख लिया था कि इस समय तेरे साथ नाग देवता की हरकारें नहीं। और उसने ये कहते मुझे खुद से मज़ीद करीब कर लिया, और अचानक दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आई, और फिर मैंने कविता की आवाज़ सुनी। बड़े महाराज आप कहाँ हैं? क्या है, तू वापस क्यों आ गए यहाँ? और चंद्र मोहन की आवाज़ बेबरहमी थी। चंपा जी की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई और वह उल्टे सीधे सांस ले रही है। और कविता ने जल्दी जल्दी बताया। लेकिन तू उसके पास क्यों गई थी? चंद्र मोहन बदस्तूर सख्त लहजे में बोला। मैं नहीं, वहाँ सीता माई गई थी और चंपा जी को दूध पिलाने। और मैंने जब चंपा जी के बारे में जानकर सीता माई को बताया कि आप बाग में हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको खबर कर दूं, सो मैं चली आई, कविता ने जवाब दिया। और ये खबर ऐसी नहीं थी कि चंद्र मोहन नज़रअंदाज कर देता और उसने मुझे छोड़ दिया। दूसरे ही लम्हे वो गायब हो चुका था और चंपा बहरहाल चंद्र मोहन की दस्ते राज थी। ऐसी हालत में चंद्र मोहन का उसके पास पहुंचना ज़रूरी था। राजकुमारी जी, कविता ने मुझे आवाज़ दी। हाँ। कविता मेरे आवाज़ सुनकर करीब आ गई और उसने एक बार फिर मुझे मुखातब किया। चले न राजकुमारी जी, बड़े महाराज ने आपको क्यों रोक लिया था? और वो कमीना मेरी आबरू लूटना चाहता है, और अगर इस वक्त तुम ना आ गई होती तो शायद वो अपने नापाक मकसद में कामयाब हो जाता। मगर बड़े महाराज तो आपसे ववाह को कह रहे थे, और जिससे ववाह किया जाता है उसे पहले झूठा है वो, और मैंने उसकी बात काट दी। तुम उस अय्यार की बातों में आ रही हो। और मैं कविता के साथ चलती हुई बाग से बाहर आ गई। सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले मैंने कविता रुक गई और धीमी आवाज़ में मुझसे कहने लगी। राजकुमारी जी, मुझे डर है कि बड़े महाराज ने हमारी बातें ना सुन ली हों, और वह पहले ही बाग में मौजूद थे, और मेरा ख्याल है कि वो कुछ नहीं सुन सका होगा। और मैंने उसे दिलासा दिया, हालांकि खुद मेरे जहन में भी ये अंदेशा पैदा हुआ था कि हमने बाग में कोई ऐसी बात भी तो नहीं की थी जिससे हमारे इरादे का इल्म हो जाता। तुम बिल्कुल ना डरो। और कविता मुझे कमरे में छोड़कर वापस चली गई, और चलते चलते मैंने निसफ शब के बाद उसे आने की ताकीद कर दी। कमरे के दरवाजे पर मुझे अपने सातों मुहाफ़िज़ मुंतज़िर मिले, और उन्होंने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। शायद मुझसे अजहार अकीदत की खातर मेरे जिस्म से लिपट गए, और उनमें से कोई भी मेरी टांगों से नहीं लिपटा था। मुसहरी तक पहुँचने जाने के बाद मैं उन्हें मुखातब किया, अब नीचे उतर जाओ। और उन्होंने फ़ौरन तामील हुक्म की और अपनी अपनी जगहों पर पहुँच गए। मैं मुसहरी पर लेट गई, और चलते फिरते की वजह से मेरी जिस्मानी निकाहत में इजाफा हो गया था, और मैं लंबे लंबे सांस लेने लगी। कविता ने मुकर्रर वक़्त पर आने का वादा तो कर लिया था, मगर वो जिस तरह खौफज़दा नज़र आ रही थी, उसे मद्देनज़र रखते हुए मुझे खदशा था कि उसका इरादा बदल ना जाए। और मैं इस वक्त कविता के बारे में ही सोच रही थी। अगर कविता अब अपना इरादा बदल भी देती तो उसे कोई फ़र्क ना पड़ता, और मैंने जो फ़ैसला किया था उस पर ज़रूर अमल करती, क्योंकि मुझे उस आश्रम से फ़रार होने का रास्ता मालूम हो गया था, और रास्ता ज़्यादा उलझा हुआ भी नहीं था और मेरे जहन में ना रहता। जाने कितनी देर तक मैं अपने ख्यालों में खोई रही, और फिर मुझे राधा आती दिखाई दी। अब आप जाग रही हैं राजकुमारी जी? राजा मुझसे मुखातब हुई। हाँ, क्यों? और मैं बड़ी बत्ती बुझाकर नीला बल्ब जलाने आई थी। ठीक है, फिर आ जाऊंगी। और वह जाने के लिए मुड़ने लगी। ठहरो, मैंने उसे रोक लिया, और मेरा इरादा अब सोने का ही था। तुम नीला बल्ब जला दो। और राधा ने दरवाजे के करीब मौजूद स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। और चंपा का अब क्या हाल है मैंने मालूम किया। पहले से तो ठीक है, मगर अभी उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं, राधा ने बताया। और मुझे अपने दुश्मन के बारे में ये जानकर खुशी हुई कि अभी वो खतरे की हदूद से नहीं निकली। राधा चली गई तो मैंने एक तरफ करवट ले ली। वक़्त तो खैर अपनी मुकर्रर रफ्तार से ही गुजर रहा था, अलबत्ता मुझे उसकी रफ्तार सुस्त मालूम हुई, और बार बार मेरी निगाह दीवार पर मौजूद घड़ी की तरफ उठ जाती, और करवटें बदल बदल कर मेरा जिस्म दुखने लगता। और जैसे तैसे आधी रात गुजर ही गई, और मैंने 12:30 बजे तक कविता के इंतज़ार का फ़ैसला किया, और फिर भी कविता ना आती तो मैं अकेले ही रवाना हो जाती। और मैं उठकर बैठ चुकी थी, और मेरी निगाह सांपों पर पड़ी, तो मैं सोचने लगी कि उन्हें वहाँ छोड़ जाऊँ कि साथ ले चलूँ। और उन्होंने अब तक मेरा बहुत साथ दिया था, और कई मरतबा मुझे चंद्र मोहन के मुजरमाना हमलों से बचाया भी था। मगर अगर
मैं अगर उनसे वहीं रुकने को कह देती तो वह मेरे पीछे ना आते। और फिर मुझे आज रात के इब्तदाई हिस्से में पेश आने वाला वाक़या याद आ गया, जब बाग में चंद्र मोहन ने पकड़ लिया था और दस्तराजी करना चाहिए, और इस इमारत की हद तक तो कम अज़ कम मुझे उनकी ज़रूरत थी। इमारत से बाहर निकलने के बाद देखा जाता कि उन्हें अपने साथ रखा जाए या नहीं, और मुझे तो ये भी खबर नहीं थी कि वो आश्रम किस जगह वाक़या था। ज़रा ही देर गुजरी थी कि वो आ ही गई और जिसका मुझे इंतज़ार था, और वो इस तरह दबे पाँव आई के कमरे में दाखिल होने से पहले मुझे उसके कदमों की चाप सुनाई नहीं दी, और उस भोली भाली लड़की ने महज मेरी मोहब्बत में इतना बड़ा ख़तरा मोल ले लिया, और उसके कमरे में कदम रखते ही मैं उठ खड़ी हुई। चले राजकुमारी जी, उसने करीब पहुंचकर सरगोशी की, और मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं, तुम ठीक वक्त पर आ गई हो, मैंने भी धीमी आवाज़ में जवाब दिया। और सांपों ने कविता को मेरे करीब आने का मौका दे दिया था, और अब हम दोनों के आगे पीछे और दाएं बाएं चल रहे थे। कमरे से निकलकर हमने राहदारी में बढ़ना शुरू किया और फिर जल्द ही बाग में पहुंच गए। कविता ने अब अपने हाथ में मौजूद छोटी सी टार्च रोशन कर ली, क्योंकि वहाँ गुप अंधेरा था, और जब से मैं यहाँ आई थी मेरे अंदर मौजूद कोई भी पुरअसरार कुव्वत बेदार नहीं हुई थी, और उसका सबब यकीनन रंग बिरंगी रोशनियों का वो शैतानी अमल ही था, जिसके ज़रिए चंद्र दिन के लिए चंद्र मोहन ने मेरे तमाम पुरअसरार कुव्वतों को गहरी नींद सुला दिया था। खुद चंद्र मोहन ने ही मुझे ये बात बताई थी, और अंधेरे में देखने की ज़रूरत महसूस होती तो खुद ब खुद ये सलाहियत मेरे अंदर पैदा हो जाती थी, और इस वक्त मुझे यही ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन ये कुव्वत मेरे अंदर बेदार नहीं हुई। कविता के साथ साथ मैंने अपने बाग का निसफ फासला ही तय किया होगा कि अचानक बड़े महाराज की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे नहीं कविता से मुखातब था। कविता, आखिर तू हरजाई निकली और माबला की बातों में आ गई। तूने अपना धर्म नष्ट किए ले रही थी, और मैंने पहले से तुझे इसलिए नहीं रोका कि शायद तू खुद ही रुक जाए और तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्या तुझे मालूम नहीं कि इस आश्रम की हदूद में होने वाली कोई बात भी मुझसे छुपी नहीं रह सकती, और तूने जो पाप किया है उसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। भूल हो गई महाराज, अपनी दासी पर दया करो। और कविता भर्राई हुई आवाज़ में कहने लगी, और बड़े महाराज की आवाज़ सुनते ही हम दोनों ठठक कर उठ गए। तुझ पर दया करूं जो मुझसे बेवफाई करके जा रही थी, और तेरा फैसला मैं कल सुबह करूंगा। अब जाके सो जा और भगवान से प्रार्थना कर कि ये रात तेरे जीवन की आखिरी रात साबित ना हो। और बड़े महाराज के लहजे की सफाकी से ज़ाहिर हो रही थी। चंद्र मोहन, मैं बोल उठी, कविता का इसमें कोई कसूर नहीं, उसे मैंने वर्गलाया था, ये बेकसूर है। तेरी मोहब्बत में ये दीवानी हो गई है, मुझे खबर है, मगर मामला तुझे ये खबर नहीं होगी कि मुझसे बेवफाई करने की क्या सज़ा है। फिर भी तेरी सिफारिश पर उसकी जान बख्श सकता हूँ। अगर तुझे भी उससे प्यार है और तू चाहती है कि मैं उसे ज़िंदा छोड़ दूँ, तो फिर अपनी ज़िद छोड़ दे। तू फिर बकवास करने लगा और मुझे गुस्सा आ गया। अगर तू इसे बकवास समझ रही है तो इसका एक ही मतलब है कि तुझे कविता से प्यार नहीं, और कल तू खुद अपनी आंखों से देख लेगी कि मैं दुर्गा देवी के चरणों में उसकी बिल्ली चढ़ा दूंगा, और देवी भी मेरे इस बलिदान से खुश हो जाएगी। दरिंदे, तू पत्थर के उस बुत की खातर उस मासूम लड़की की गर्दन काट देगा, और मैं तुझे हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं चीख उठी, तू क्या और तेरी हैसियत क्या? और ये कहकर वह ज़ोर से हंस पड़ा और फिर कहने लगा, क्यों कि अब तूने फरार होने का इरादा बदल दिया? मैं कविता को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, तू मुझे नहीं रोक सकता। और मैं तेज आवाज़ में बोली। फिर कविता का बाजू थाम लिया। चल कविता, मेरे साथ चल, मैं भी देखती हूँ कि यह कमीना तुझे मेरे साथ जाने से कैसे रोकता है। नहीं कुमारी जी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, कविता लरजती हुई आवाज़ में कहने लगी। तो क्या तुम यहाँ रहकर मरना चाहती हो? ये जलील शख्स कल सुबह तुम्हें कत्ल कर देगा, और अगर बड़े महाराज मुझे दुर्गा देवी के चरणों में बल्ली कर देंगे तो इस तरह मेरे पाप का प्रायश्चित तो अदा हो जाएगा राजकुमारी जी, और इस बलिदान से मेरा अगला जन्म तो सफल हो जाएगा, कविता ने रोते हुए कहा। पागल लड़की, कोई अगला वगला जन्म नहीं होता, तो बिला सबब मारी जाएगी। और मैं उसे समझाने लगी, और कविता, ये तो नास्तिक है। बड़ी महाराज की आवाज़ फिर आई, तूने सुना नहीं कि ये दुर्गा देवी को पत्थर कह रही थी? और बड़े महाराज की सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वह खुद बाग में मौजूद नहीं था। अपनी बात जारी रखते हुए वह मज़ीद बोला, तेरा यह जन्म तो नष्ट ही हो गया। बाबला चाहती है कि तेरी आत्मा को अगले जन्म में भी शांति ना मिले, और तूने अगर दुर्गा देवी के चरणों में
अपना बलिदान ना दिया तो तेरी आत्मा जन्म जन्म भटकती रहेगी। तू बहुत बड़ा झूठा और अय्यार है। मैं चीख उठी। तू एक मासूम लड़की को मजहब के नाम पर बेवकूफ़ बना रहा है। मैं अगर तेरी बात मान भी लूँ तो मुझे ऐसा करने से तू किस तरह रोक सकती है। और चंद्र मोहन की बात को नज़रअंदाज करके मैंने एक बार फिर कविता को अपने साथ चलने के लिए कहा। नहीं राजकुमारी जी नहीं, और मेरे भाग में यही लिखा था, आप जाइए, वो बोली और फिर पलट कर जाने लगी। और मैं उस मासूम लड़की को मज़ीद क्या समझाती। वो अपने अकायद से बगावत नहीं कर सकती थी और बचपन से जो कुछ उसके जहन में बैठा दिया गया था वही उसके पैरों की जंजीर बन गया, और यहाँ तक कि वो अपनी मौत को भी कबूल करने पर आमादा हो गई थी। अपने साथ वो टार्च भी ले गई थी और मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि मैं कम अज़ कम उससे टार्च तो ले ही लेती। बहरहाल मैं गुप्त अंधेरे में आगे बढ़ने लगी और कविता ने बताया था कि उस रास्ते का अख्ताम इमारत के सदर दरवाजे पर होता था। जब मुझे चलते चलते बहुत देर हो गई तो मैं सोचने लगी कि चंद्र मोहन भला किस तरह गवारा कर सकता है कि मैं वहाँ से फ़रार हो जाऊँ। और ये तो मुमकिन ही नहीं था कि कविता ने मुझे गलत रास्ता बताया हो। बस राह भटकने की वजह चंद्र मोहन हो सकता था और उसने यकीनन मुझे भटका दिया था, वरना अब तक मैं सदर दरवाजे तक पहुँच गई होती। और चलते चलते यूँ भी मैं खासी थक गई और लग रहा था कि अगर मज़ीद चलूँगी तो गिर पड़ूँगी, और उसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी। क्यों फजूल भटक रही है मामला? चंद्र मोहन की आवाज़ फिर सुनाई दी। यह मेरा आश्रम है और यहाँ से मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बाहर नहीं निकल सकता। सुन ले, अगर तू सुबह तक भी चलती रहे तो रास्ता ख़त्म नहीं होगा और तू आश्रम के सदर दरवाजे तक नहीं पहुँच सकेगी। जा, वापस चली जा और सुबह से जाकर जाप मंडल में भी बैठना है और तेरी व्रत में भी होगा। तुझे खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलेगा और ख़ुद को ना थका और जाके सो जा। मैंने सोचा कि चंद्र मोहन को मेरे फ़रार के इरादे का इल्म हो गया है और वह इस वक्त किसी कीमत मुझे फ़रार होने नहीं देगा, और फिर खुद को थकाने से क्या हासिल। तू ठीक कहता है चंद्र मोहन, मैंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। और मुझे ये देखकर हैरत हुई कि सामने कुछ फासले पर राहदारी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं और राहदारी में रोशनी थी, और मैं जल्द ही वहाँ पहुँच गई और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी और मेरे मुहाफ़िज़ साहब अब भी मेरे साथ साथ थे। मैं कमरे में दाखिल हुई तो चंद्र मोहन को अपनी मुसहरी पर बैठे देखकर चौंक उठी। तो यहाँ उस वक़्त क्यों आया है? और मैं दरवाजे के करीब ही रुक गई। तुझसे एक सौदा करने आया हूँ, उसने पुरसकून आवाज़ में जवाब दिया। कैसा सौदा? कविता की ज़िंदगी का सौदा, और मुझे मालूम है कि तू भी उसे चाहने लगी है, और तुझे अगर अपना कुछ ख्याल नहीं तो कविता पर ही रहम खा ले, वरना ये उसके जीवन की आखिरी रात बन जाएगी और सुबह मैं तेरी आंखों के सामने उसका सर काट दूंगा। तू गलतफहमी का शिकार है। मैं धीरे से हंस दी। कविता को उसके जुल्म से बचाने के लिए मैं दूसरा रास्ता अख्तियार कर रही थी, और मेरी बला से तो उसे सुबह मारता है तो अभी मार दे। मैं तो उस लड़की को बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब निकाल रही थी, और मुझे तो खुशी होगी कि खुद अपनी एक हसीन व नोखीस दासी को अपने हाथों से कत्ल कर दी। और कहीं तू इस तरह मुझे फ़रेब तो नहीं दे रही? वैसे कविता जैसी किसी लड़की को तेरे लिए बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और चंदन के मोहन के चेहरे से तज़्ब झलकने लगा। अच्छा, अब तू यहाँ से दफ़ा हो रहा है या तेरे ऊपर सांप छोड़ दूँ? मैंने उसे धमकी दी। हैरत है कि तूने नाग देवता के हरकारों को किस तरह अपने काबू में कर लिया। वो उठ खड़ा हुआ। मैं तो ये समझ रहा था कि तेरी सारी शक्ति तेरे शरीर में सो चुकी है। तू एक रोज़ इसी गलतफहमी में मेरे हाथों मारा जाएगा। मार तो मैं अब भी रखा है तूने मुझे, और इतना मैं कभी किसी के साए से नहीं तरसा। जब तक तू जिंदा है तरसता ही रहेगा, और ऐसी बद्दुआ तो ना दे ज़ालिम। और मैंने सांपों की तरफ देखकर इशारा किया, इसे भगा दो कमरे से। और मेरा इशारा पाते ही कई सांप फुकारे मारते हुए उसकी तरफ लपके। अरे अरे, मैं जा रहा हूँ, और वो बोला, और फिर सांपों को अपने करीब पहुँचने से पहले ही गायब हो गया। मैं दरअसल उसे जल्द से जल्द अपने कमरे से निकाल देना चाहती थी, और मेरा इरादा फिर एक मर्तबा किस्मत आजमाई करने का था। और मैं बिस्तर पर लेटी ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उस अय्यार शख्स ने दानिस्ता मेरी फ़रार का मकान ख़त्म कर दिया, और शायद उसने अंदाज़ा कर लिया था कि मैं दोबारा भी फ़रार होने की कोशिश कर सकती हूँ। कमीना कहीं का, और मेरे मुँह से बेख्तियार निकल गया। नाराज़ हो रही है? और चंद्र मोहन की आवाज़ आई। वो खुद नहीं आया था, और मैंने तो तेरे ही भले के लिए तुझे कमरे में बंद किया है। दरवाज़ा खुला रहता तो ख्वामख्वा दोबारा फ़रार होने की कोशिश में खुद को थकाती।
अब आराम से सो जाएगी। देख ले मैं तेरा कितना ख्याल रखता हूँ। हाँ, मुझे मालूम है तू कितना अय्यार और दलील शख्स है, मैंने गुस्से में बोली। और जवाब में उसकी हंसने की आवाज़ उभरी जो दूर होती चली गई। और अब उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं सो जाती, सो ऐसा ही किया। सुबह जब मुझे राधा ने जगाया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ था और वह मेरा मुंह धुलवाने के लिए लोटा और परात ले आई। दोनों चीज़ें उसने मुसहरी से ज़रा फासले पर रख दी, क्योंकि मुसहरी के अतराफ सांपों का पहरा था और राधा के लिए सांप अपनी जगह से नहीं हटे थे। और मैं अंगड़ाई लेकर उठ गई। रात को देर से सोने के सबब मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। राधा ने मुझे 7 बजे से पहले ही जगा दिया और रात ही को सोने से पहले मैंने ये फैसला कर लिया था कि गुज़श्ता रोज़ की तरह चंद्र मोहन के साथ कोई तावन नहीं करूँगी। और ज़बरदस्ती की बात और थी। क्या बात है राधा, तू इतनी उदास क्यों है, मैंने मुसहरी से उतरते हुए सवाल किया। आपको नहीं मालूम राजकुमारी जी, राधा की आवाज़ में शिकवा और दुख था। तुम कुछ बताओगी जभी तो पता चलेगा। और मैं मुंह धोने के लिए परात के करीब बैठ गई। कविता को आपसे प्रेम की सज़ा मिलने वाली है और सीता माई उसे बड़े महाराज के आवेश में जाप मंडल में लेकर गई हैं, और जहां दुर्गा देवी के चरणों में उनका बलिदान कर दिया जाएगा और बड़े महाराज खुद अपने हाथ से उसे बलि चढ़ाएंगे। राधा से ये सुनकर मेरे दिल पर चोट सी लगी। इसका मतलब यही था कि अय्यार चंद्र मोहन मेरी बातों में नहीं आया और मैं उस मासूम लड़की को बचाने की आखिरी कोशिश ज़रूर करना चाहती थी, और इसलिए जल्दी से मुंह हाथ धोकर उठ खड़ी हुई। राधा लोटा और परात उठाकर ले गई और उसी के पीछे पीछे मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। माबला, और मुझे चंद्र मोहन की आवाज़ सुनाई दी, तू अभी आ जा के जाप शुरू करना है। और कमीने, मैं जाप मंडल में बैठने नहीं आ रही। तू मुझे अपना मती बनाने के लिए जाप शुरू कर दे, और मैं तो कविता को तेरे जुल्म से बचाने के लिए आ रही हूँ। तूने कविता को बेवकूफ़ बनाया था और फिर तुझे उसकी फ़िक्र क्यों हो रही है? और मैं उसे कत्ल करूँ कैसे ज़िंदा छोड़ूँ, तुझे इससे क्या? और मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से निकल कर राहदारी में आ गई। सांप मेरे आगे पीछे चल रहे थे और सामने ही मुझे वो रास्ता खुला हुआ नज़र आ गया जहाँ से गुजर कर मैं उस हाल में पहुँच सकती थी जिसके अंदर दुर्गा देवी का बुत गुज़श्ता रोज़ देखा था। तेज तेज कदम उठाती हुई मैं हाल के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई और गुस्से की ज़्यादती के सबब एहसास नकाहत भी जैसे ख़त्म हो गया था। हाल में दाखिल होते ही मेरी पहली नज़र कविता पर ही पड़ी और कविता के जिस्म पर सिर्फ बारीक गुलाबी लिबादा था और वो उस चबूतरे के नीचे हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ी थी जिस पर दुर्गा देवी की मूर्ति रखी थी और उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। कविता के करीब ही चंद्र मोहन मौजूद था और उसके हाथ में मुझे बड़ा सा खांडा भी नज़र आ रहा था। चंद्र मोहन ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और कहने लगा, मुझे तेरे ही आने का इंतज़ार था। अब तू अपनी आंखों से इसके सर को कट कर सीढ़ियों से नीचे लटकते हुए देखेगा और बहुत दिन से मैंने इंसानी जान का बलिदान नहीं दिया था और इस बहाने आज ये फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। तू कविता को कत्ल नहीं करेगा। और मैं गुस्से से चीख उठी और फिर सांपों को चंद्र मोहन पर हमले का हुक्म दे दिया। मुझे खबर थी माबला कि तू अपने साथ नाग देवता के हरकारों को यहाँ लेकर ज़रूर आएगी और मैंने इसलिए पहले ही तेरे इसका तोड़ कर लिया। उनके रास्ते में मौत की लकीर खींची हुई है और अगर तू चाहती है कि ये ज़िंदा रहें तो इन्हें रोक ले, वरना ये सब जलकर भस्म हो जाएंगे। सांप मेरे हुक्म की ताबील में तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और चंद्र मोहन की बात सुनकर मैं तज़-बज़ब में पड़ गई और वह झूठ बोलकर मुझे धोखा भी दे सकता था और उसकी बात सच भी साबित हो सकती थी। और मैं इसलिए बोली, चंद्र मोहन तू फ़रेब दे रहा है मुझे और तू ये चाहता है कि तेरे फ़रेब का शिकार होकर मैं मौत के हरकारों को रोक लूँ। तू ना रोक और तुझे अभी खुद ही मालूम हो जाएगा, वो बेपरवाही से बोला। और आगे आगे जो 2 सांप थे वो अब चंद्र मोहन से ज़्यादा दूर नहीं थे और उसके बावजूद चंद्र मोहन बड़े इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा हुआ था और मुझे यूँ लगा जैसे दोनों सांप किसी नादीदा दीवार से टकरा कर रुक गए हों और दूसरे ही लम्हे उनके जिस्मों में आग लग गई। मजबूरन मुझे अपना हुक्म वापस लेना पड़ा। अब मेरी हिफाजत के लिए सिर्फ 5 सांप बाकी रह गए और वो मेरा हुक्म पर वापस आ गए थे। देख लिया तूने मामला कि मैं गलत नहीं कह रहा था। चंद्र मोहन ने यह कहकर कविता को मुखातब किया, चल और ऊपर दुर्गा देवी के चरणों में चल। और अब तक कविता ने एक मर्तबा मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा था और चंद्र मोहन का हुक्म सुनते ही कविता ने आगे बढ़कर पहली सीढ़ी पर कदम रखा। कविता, मैंने उसे आवाज़ दी और अब ये सिर्फ मेरा आदेश सुनेगी, किसी और की आवाज़ उसे सुनाई नहीं देगी और इसलिए उसे आवाज़ ना दे, चंद्र मोहन मुझसे बोला।
और मुझे ये समझने में देर ना लगी कि कविता किसी शहरज़दा की तरह सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और चंद्र मोहन ने यकीनन उसे अपने शहर में ले रखा था। रुक जा चंद्र मोहन, इस मासूम की जान ना ले, मेरी आवाज़ में बेबसी थी। और मैं अब भी तेरी बात मान सकता हूँ माबला। चंद्र मोहन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते रुक कर मुड़ा, और शर्त वही है मेरी बन जा। और मैंने सोचा कि अगर वक्ती तौर पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दूं तो कविता की ज़िंदगी बढ़ सकती है। बाद में जो होता देखा जाता। और जब तक मेरे महाफिज मौजूद थे चंद्र मोहन मेरे करीब नहीं आ सकता था। और यही सोचकर मैं बोल उठी, तेरी शर्त मुझे मंजूर है, कविता की जान ना ले। इतना चाहती है तू उसे? और चंद्र मोहन हैरत से बोला। और फिर उसने बेअख्तियार कहका लगाया और कहने लगा, आखिर मैंने तुझे झुका ही लिया ना। और मुझे अगर ये अंदाज़ा होता तो बहुत पहले ही तेरी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा चुका होता। अच्छा, अब पहला काम ये कर कि नाग देवता के इन हरकारों को अपने कमरे में वापस भेज दे। वो किस लिए? ये तेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? यूँ भी ये तेरे करीब नहीं आ सकते, मगर इनकी मौजूदगी में मैं भी तो तेरे करीब नहीं आ सकता। और तुझे करीब आने की ज़रूरत भी क्या है? अभी तो तुझे जॉब शुरू करना है। चल, जॉब कल से भी शुरू किया जा सकता है। फिर जब तू राज़ी हो ही गई है तो मुझे जॉब की कोई इतनी जल्दी नहीं। और जब मैं देखूंगा कि तेरी सरकशी नहीं गई तो जॉब शुरू कर दूंगा। और चंद्र मोहन एक और ही राग अलापने लगा। ये सूरत यार मेरे लिए खिलाफ़ तवक्का थी, और इस तरह चंद्र मोहन मुझे बेसुपर करना चाहता था। और मैं चंद लम्हे सोच कर बोली, ठीक है, मैं सांपों को यहाँ से अपने कमरे में भेज दूंगी, मगर पहले तू कविता को अपने शहर से आज़ाद कर दे और फिर उसे जाने दे। और तू अपने वादे से फिर तो नहीं जाएगी? जब वादा कर लिया तो कर लिया। बोल, क्या पहले कभी मेरी ज़ुबान पर ऐसी बात आई? ये तो खैर तू ठीक कह रही है, और फिर भी जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा कि तू वाकई मेरी बात मान सकती है। अच्छा चल, ये भी सही, अगर तू मुझे फ़रेब दे रही है तो कब तक कविता को मेरे हाथ से बचा सकती है? और फिर उसने कुछ पढ़कर कविता की तरफ फूंक मारी। कविता इस दौरान सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मूर्ति के सामने पहुंच चुकी थी, और मैंने उसके जिस्म को झटका सा लगते देखा, और यूं जैसे वो गहरी नींद से जाग उठी हो। उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर मुड़कर नीचे देखा, और मुझे उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नजर आए, जैसे वह जो कुछ देख रही है उस पर यकीन न आ रहा हो। कविता, चंद्र मोहन ने उसे मुखातब किया, मामला तेरी जगह बलिदान देने पर आमादा हो गई है। तू? नहीं, कविता चीख उठी, ये नहीं हो सकता, बलिदान मैं ही दूंगी। और दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। चंद्र मोहन जोर से हंस पड़ा और फिर कविता को समझाने लगा, तू शायद कुछ गलत समझ रही है। माबल अपनी जान का नहीं, कवारपन का बलिदान देगी और तुझे बलि ना चढ़ाया जाएगा। माबल इसलिए बलिदान देने पर आमादा हुई है, और जितना तू उसे चाहती है ये भी तुझसे उतना ही प्यार करती है। अब तू जा। और सजाए मौत का जिसे हुक्म सुनाया जा चुका था। और यूं अचानक रिहाई मिलने पर अजीब से अंदाज से मैं हंस पड़ी, मगर यह हंसी नॉर्मल नहीं थी, और वह सीढ़ियां उतरने लगी। ठहर जा। और अचानक चंद्र मोहन को जैसे कुछ याद आ गया। तेरे रास्ते से मौत की दीवार तो हटा दूं। फिर वो कुछ पढ़ने लगा, और चंद ही लम्हे बाद मैंने चबूतरे से कुछ फासले पर एक रोशन लकीर को ऊपर उठते देखा, और गालबन ये वही नादीदा लकीर थी जिससे टकरा कर वो सांप जलकर खाक हो चुके थे। और इस लकीर को मैंने कुछ बुलंद होकर फिजा में टूट कर बिखरते देखा। अब तो जा सकती है कविता, चंद्र मोहन बोला। और कविता सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़ी और फिर मेरे करीब पहुंच गई। सांपों ने उसे रास्ता दे दिया, और अचानक मेरे कदमों में आकर गिर गई। अरे ये तुम क्या कर रही हो? और मैंने झुक कर उसे अपने कदमों से उठाकर सीने से लगा लिया। मेरी राजकुमारी, मेरी राजकुमारी। और वह बेअख्तियार मुझे चूमने लगी, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगता है माबला के तेरे प्यार में ये दीवानी हो गई है, चंद्र मोहन धीरे से हंसा। और चंद्र मोहन की बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया, और कविता के सर पर हाथ फेरने लगी, जो अब मेरे सीने से लगी हुई सिसकियां भर रही थी। जा कविता। और मैंने नरमी से उसे खुद से अलग कर दिया, और फिर मैंने सरगोशी की, जितनी जल्दी हो सके इस शर्म से फरार हो जा, और चंद्र मोहन को मैं उतनी देर उलझाए रखूंगी। और आप? उसने भी सरगोशी में पूछा। मेरी फिक्र ना करो। और फिर मैं उसे सरगोशी में जल्दी जल्दी बताया कि आज शर्म से निकल कर कहाँ जाना है, और चंद्र मोहन को कोई शक ना हो। और इस ख्याल से सरगोशियाँ करते हुए मैंने उसे दोबारा गले से निकाल लिया, और फिर अपने हाथ से उसके आंसू पोंछने लगी। कविता, चंद्र मोहन की आवाज़ फिर आई, मुझे तेरी किस्मत पर रश्क आ रहा है कि काश मामला मुझे भी इस तरह चाहने लगे।
और तेरी ज़िंदगी यहाँ खतरे में है, जल्दी से जल्दी निकल जा। और मैंने आखिरी सरगोशी की। उस वक़्त मैं ये भूल ही गई थी कि इस आश्रम के सदर दरवाजे पर दिन के वक़्त बड़े महाराज का चेला गोपाल पहरा देता है और उसकी मौजूदगी में कविता बाहर नहीं जा सकती। जज्बात की शिद्दत और सूरत हाल की नज़ाकत के सबब शायद ये बात कविता के ज़हन से भी महू हो गई और वह बहरहाल वहाँ से चली गई और मैं अब मुतमईन थी कि उसकी जिंदगी बच गई। कविता हाल के दरवाजे से निकल गई तो चंद्र मोहन एक बार फिर मुझसे मुखातब हुआ। माबला मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और कविता यहाँ से चली गई। अब तू अपने वादे के मुताबिक नाग देवता के हरकारों को भी अपने कमरे में भेज दे। वो तो ख्याल में भेज दूंगी, मगर चंद्र मोहन पहले मुझसे तूने कुछ और कहा था और मैंने कुछ नहीं कहा था। मैं उस वक़्त की बात नहीं कर रही। मैं दानिस्ता बात को तूल दे रही थी कि कविता को फरार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाए। फिर चंद्र मोहन ने मुझसे पूछा, फिर कब की बात कर रही हो? याद कर, क्या तूने मुझे अपनी पत्नी बनाने का वादा नहीं किया था? अच्छा, तो मेरी पत्नी बनना चाहती है? वो हंसा। हाँ, इससे पहले तुझे अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने दूंगी। और मैंने अपनी दानिश में एक ऐसी शर्त रख दी जो फौरी तौर पर पूरी नहीं की जा सकती थी। अरे पगली, इसमें कितनी देर लगती है? मैं अभी दुर्गा देवी के सामने तेरी मांग में संदूर भर देता हूँ। नहीं चंद्रमोहन, इस तरह नहीं। मैंने इनकार में सर हिलाया। और फिर किस तरह? तू क्या चाहती है? और वो अब सीढ़ियों से नीचे उतर आया था और 2 धारी तलवार अभी तक उसके हाथ में थी। तेरी मेरी शादी बाकायदा होगी और आके फेरे लगाना होंगे तुझे मेरे साथ। अरे तुझे नास्तिक होकर भी इन चीज़ों पर विश्वास है और मुझे हैरत है कि तू हिंदू धर्म की इतनी जानकारी रखती है। और अगर तेरी यही मर्जी है तो ये सब कुछ बाद में भी हो सकता है। ख्वाम ख्वाह इसमें बहुत सारा समय बीत जाएगा और तेरे इकरार के बाद अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। नहीं, बाकायदा शादी से पहले तेरा मेरा मिलन गुनाह है और मैं इस गुनाह पर हरगिज़ आमादा नहीं हूँ। और मैं दुर्गा देवी के सामने तेरे मांग में संदूर भरकर तुझे स्वीकार करता हूँ और इस पर तुझे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। फेरे बाद में होते रहेंगे और फेरों के बगैर मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। और मैं उसके लिए तो कोई तीसरा शख्स भी यहाँ बुलाना पड़ेगा जो फेरों के बीच अश्लोक पढ़ता रहे और उसमें तो बड़ा समय लगेगा। अब जो भी होगा, मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और मेरा मकसद महज वक़्त को टालना और उसे बातों में उलझाए रखना था। और मैं हिंदुओं के तमाम रसूम और रिवाज, अकायद और मजहबी फ़राइज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसलिए वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। मामला जिद ना कर और मेरी बात मान ले। देवी के सामने तेरी मांग भरने से भी नहीं। मैंने उसकी बात काट दी। सारी ज़िंदगी मेरे दिल पर बोझ रहेगा कि बाकायदा अश्लोक पढ़े बगैर और आँख के गिर्द फेरे ना लगाकर तूने मुझे अपनाया था और मैं उससे गुनाह समझती रहूँगी। तू आखिर मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा और मेरी ज़िंदगी को ये रोक क्यों लगाना चाहता है? क्या तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं कि मैं बाद में तेरे कहने के मुताबिक? बात का कोई सवाल नहीं। और मैं फिर उसकी बात पूरी होने से पहले बोल उठी, तूने जहाँ इतने दिन सब्र किया है, कुछ देर और सही, और इस तरह मेरा दिल तो मुतमिन हो जाएगा कि मुझसे कोई गुनाह सरदर्द नहीं हुआ और तूने बाकायदा मुझे अपनी बीवी बना लिया। क्या तू ठीक रही है? और वह किसी कदर नरम पड़ गया, मगर उसमें एक और भी अड़चन है। इस अड़चन को दूर किए बगैर मैं तेरे साथ फेरे नहीं कर सकता। और मैंने दिल ही दिल में खुश होकर उससे पूछा, वो क्या रुकावट है? और जितनी भी रुकावटें पैदा होती मेरे ही हक में थीं। तुझे हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। और चंद्र मोहन ने जवाब दिया, और उसके लिए पहले तुझे शुद्धि बनाना पड़ेगा और मैं उस पर राजी हूँ कि तू मुझे शुद्धि कर ले। बात तो फिर वहीं के वहीं रही। उसने तवील सांस लिया, और इसमें बड़ा समय बीत जाएगा, वक़्त तो लगेगा, क्योंकि अभी अभी मुझे तेरा एक और वादा याद आ गया है और उस खुशी के मौका पर कांटे की तरह मेरे दिल में चुभता रहेगा। मैंने ठंडा सांस भरा। कौन और तू किसकी बात कर रही है? और मेरी तवक्का के मुताबिक चंद्र मोहन ने मुझसे दरियाफ्त किया, मेरा दुश्मन सयान, और जब तक मैं उससे इंतकाम नहीं लूँगी मेरा सीना धुआं देता रहेगा। और तेरी अगर कोई और शर्त भी है तो वो भी बता दे। चंद्रमोहन का लहजा बदल गया। और ये मेरी शर्त नहीं बल्कि तेरा वादा था जो मैंने तुझे याद दिलाया। और मैं पुरसकून आवाज़ में बोली, मैं तो पहले भी किसी शर्त के बगैर तेरे दुश्मन को तुझसे कत्ल कराने पर आमादा हो गया था, मगर तू ही नहीं मानी। तूने उसे भी मेरी कोई चाल समझा। और फिर अब क्या ये ज़रूरी है कि मैं तेरे हाथों किसी भी बेगुनाह शख्स को
कत्ल करा के तुझे ये फ्रेब नहीं दूंगा कि तूने अपने दुश्मन से इंतकाम ले लिया। और चंद्र मोहन ने मुझे मेरे ही अल्फाज याद दिलाए, अगर मैंने तुझे फ्रेब नज़र में मुब्तला कर दिया तो फिर, और जब तूने एक बार मेरे खलूस को फ्रेब समझकर ठुकरा दिया तो अब क्यों इन बातों को दोहरा रही है। पिछली बातों को भूल जाओ चंद्र मोहन कि अब हम एक नए जीवन की इब्तिदा कर रहे हैं। काश तेरी इन बातों में सच्चाई हो। क्यों, क्या अब भी तुझे कोई शक है चंद्र मोहन? हाँ, शक है मुझे, इसलिए कि तूने अब तक मेरी कोई बात नहीं मानी और मुझसे अपनी शर्तें मनवा रही है। और तुझसे इतना तक तो हुआ नहीं कि नाग देवता के इन हरकारों को ही यहाँ से मेरे कहने पर अपने कमरे में भेज देती, ताकि मैं तेरे करीब तो आ सकता। और उसके लहजे में शिकवा था। क्यों, तू किस लिए मेरे करीब आना चाहता है? और मैं तुझसे कह तो चुकी हूँ कि उस वक़्त तक तेरे अरमान पूरे नहीं होंगे जब तक मैं बाकायदा तेरी पत्नी। सब कुछ भूख ही तो नहीं है मामला, और इसके सिवा भी तो बहुत कुछ है। प्रेमी हर समय तो भूख की दशा में नहीं रहते, ना रहते होंगे, और मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं। मेरा लहजा बदलने लगा। कविता को फरार के लिए मैं खासा वक्त दे चुकी थी, और मैंने तुझसे जो कह दिया था वो अपनी जगह अटल है। और फिर एक बार सुन ले, पहले तू मेरे दुश्मन को मुझसे कत्ल कराएगा और फिर मुझे शुद्धि करेगा। उसके बाद बाकायदा हिंदू मज़हब के मुताबिक मैं तेरी बीवी बनूंगी। अब वक़्त आ गया था कि मैं सांपों को उस पर हमले का हुक्म देती और मौत की लकीर खुद उसी ने दरमियान से हटा दी थी। मुझे तेरी सब शर्तें मंजूर हैं, चंद्र मोहन बोला, और भोग के लिए मैं नहीं कहता, तू बस एक बार मुझे। और चंद्र मोहन ने अपने एक ऐसी गलीज ख्वाहिश का इजहार किया जो मैं ज़बत तहरीर में लाने से कासर हूँ। उससे चंद्र मोहन की गंदी जहनीत का इजहार होता था। मेरा खून खौल उठा और कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई, कुत्ते, मैं गुस्से से चीख उठी। माबला, उसकी आवाज़ में भी सख्ती आ गई, तू मेरा अपमान कर रही है और तुझे मेरी बेइज्जती का कोई हक नहीं। बेइज्जती तो उसकी होती है चंद्र मोहन जिसकी कोई इज्जत हो। तो क्या मैं तेरी नज़र में बेइज्जत हूँ? और वो और भी बरहम हो गया। और ये भी कोई पूछने की बात है? तुझ जैसा बेइज्जत, जलील और कमीना शख्स कोई और नहीं हो सकता। और तू अभी इसी बेइज्जत, जलील और कमीने शख्स को अपना पति बनाने के लिए कह रही थी, और फिर तू भी जलील और कमीनी हुई। मैं किसी जलील और कमीने की बात पर कान नहीं धरती। कुत्ते का काम तो भौंकना होता है, तो वो भौंकेगा और भौंकता ही रहे। ये कहते ही मैंने सांपों को उस पर छोड़ दिया। उसके बावजूद चंद्र मोहन गायब नहीं हुआ, और इस मर्तबा चंद्र मोहन ने अपने बचाव के लिए एक और तदबीर आजमाई थी। और अचानक उसके जिस्म को मैंने फिजा में बुलंद होते देखा, और अब वह फिजा में मुअल्लक था और सांप उसके नीचे लहरा लहरा कर बल खा रहे थे। मामला, तुझे नहीं मालूम कि चंद्र मोहन में कितनी शक्ति है। देख ले, तेरे वार से मैं कितनी आसानी से बच गया। नाग देवता के हरकारों ने मेरा क्या बिगाड़ लिया। और अब मैं तुझे अपना एक और चमत्कार दिखाता हूँ, ताकि तू खुद ये देख ले कि मेरे सामने तेरी कोई हैसियत नहीं। चंद्र मोहन ने यह कहते ही अपने दोनों हाथ मखसूस अंदाज में हिलाए, और उसी लम्हे मैंने अपने जिस्म को भी फिजा में बुलंद होते देखा। और फिर मैं चंद्र मोहन के करीब पहुंच गई और उसने मुझे अपने बाजुओं में भर लिया। देखी मेरी शक्ति मामला, और तू किस तरह मेरे पास आ गई। अगर ये आस्थान दुर्गा देवी का ना होता तो मैं इसी समय तेरे गरूर को हमेशा के लिए खाक में मिला देता। नहीं, कुतिया ना बन। और उसने एक हाथ से मेरे सर के बाल पकड़कर पीछे की तरफ झुका दिया, और मैंने मौके से फ़ायदा उठाकर चंद्र मोहन के पुरगोश्त सीने में अपने दांत उतार देना चाहते थे, मगर वो अय्यार चौकन्ना था। चल, मैं इसी तरह तुझे अपना सोपन गिरा में ले चलता हूँ। मगर नहीं, वहाँ तो चंपा है, और बाग में चलते हैं, वहाँ खुशबू भी होगी। और तुझे शायद खबर ना हो कि मिलन के समय खुशबू किस तरह जज्बात में हलचल मचा देती है। लेकिन पहले मैं तेरा मुंह बांध दूँ। और वह ये कहकर होंठों ही होंठों में कुछ बदबदाने लगा, और फिर उसने मेरे मुंह पर फूंक मारी, और उसी के साथ मुझे अपने जबड़े अकड़ते हुए महसूस हुए, और उसने मेरे सर के बाल छोड़ दिए। मेरे दांत सख्ती से एक दूसरे पर जम गए, और मैंने अपना मुंह ना खोलने के लिए जोर लगाया, मगर नाकाम रही। और चंद्र मोहन का शैतानी सहर अपना काम कर चुका था। मैं चाहूं तो इसी तरह तेरे सारे शरीर को मफलूज कर सकता हूं, मगर इस तरह तेरे साथ भूख करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं किसी पत्थर की मूर्ति से भूख नहीं करना चाहता। अच्छा, अब चल, बाग में चलते हैं। और ये कहते ही वो मुझे संभाले हुए हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, और मेरा जिस्म भी चंद्र मोहन के साथ फिजा में तैरता हुआ हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा।
माबला, अगर तू दिल से मेरी बन जाए तो मेरे अंदर जितनी भी शक्ति है तुझे दान कर दूंगा, और फिर तू चंपा से भी ज्यादा कुव्वतों की मालिक बन जाएगी। और मैंने नीचे की तरफ देखा, मेरे मुहाफिज सांप भी तेजी से हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, और फिर मैंने उन्हें दरवाजे की चौखट पर चढ़कर लटकते देखा, और 3 सांप दरवाजे की चौखट से लटक गए थे और 2 नीचे दरवाजों में फन फैलाकर बैठ गए। चौखट से लटकने वाले सांपों और नीचे मौजूद सांपों के दरमियान इतना फासला नहीं था कि चंद्र मोहन मुझे साथ लिए दरवाजे से गुजर सकता, और सांपों ने राह मसदूद कर दी थी। और मैंने चंद्र मोहन की निगाह दरवाजे की तरफ उठते देखी, और वह आगे बढ़ते बढ़ते उसी जगह फिदा में मुअल्लक हो गया। नाग देवता के ये हरकारे तो अजाब जान बन गए, और मैं उन्हें जलाकर भस्म नहीं करना चाहता, लेकिन अब ऐसा ही करना पड़ेगा। और चंद्र मोहन खुद कलामी के अंदाज में बोला, और फिर उसने नारा मारा, जय दुर्गा माई। और मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। मेरे मुहावजों का आखिरी वक्त आ पहुंचा था, और चंद्र मोहन ने मेरे जिस्म को छोड़कर उन सांपों की तरफ अपने दोनों हाथ उठा लिए, और मेरा जिस्म नीचे गिरने की बजाय फिजा ही में तैरने लगा। और मैंने बिजली का कूंदा सा उन सांपों की तरफ लपकते देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। और वो जो मेरे मुहाफिज थे, मोहसिन थे, और जिन्होंने मुझे अब तक चंद्र मोहन के दस्ते हवस से बचाए रखा था, और मैं उन्हें जिंदा जलते नहीं देख सकती थी, जान बहरहाल उनमें भी थी। और अचानक जब मैंने अपने कमरे के गिर्द चंद्र मोहन के बाजुओं का लमस महसूस किया तो आंखें खोल दी, और अब ये धड़का भी जाता रहा। और चंद्र मोहन ने कहा, अब हम नीचे उतर सकते हैं क्योंकि खतरा टल गया है।